नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हम सामाजिक विज्ञान शुरू करेंगे, सोशल साइंस। इसमें हम आज एक पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पृथ्वी हमारा आवास, अर्थ आवर हैबिटेट का। लेकिन उससे पहले आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आपको दिख रही है जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पृथ्वी हमारा आवास, ये आपकी एक बुक है, द अर्थ और हैबिटेट। दिस इज़ योर फर्स्ट बुक, ये आपकी पहली किताब है। ये आपकी दूसरी बुक है आवर पास्ट फर्स्ट, हमारे अतीत भाग 1। भाग 2 आप क्लास 7 में पढ़ेंगे। अगली बुक है आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। तो इस तरह से आपकी ये 3 किताबें हैं और ये 3 बुक्स आपको पढ़नी है। तो आज हम पहली बुक शुरू करेंगे, पृथ्वी हमारा आवास। हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश के वर्ड्स भी बीच में यूज़ किए जाएंगे ताकि इंग्लिश में जिसको पढ़नी वो भी उसको भी समझ आए। हिंदी में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सभी के लिए समझना आसान होगा। तो शुरू करने से पहले कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर, द अर्थ आवर हैबिटेट, पृथ्वी हमारा आवास का। प्यारे बच्चों, मैं हूं दीपक सर और आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पहले अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू से पढ़ेंगे हम, सभी ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे और सभी अपने पास पेन और कॉपी भी ज़रूर रख लें। आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे भी कोई पॉइंट बताया जाएगा आपको नोट भी करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में हम धरती अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ हमारी सोलर सिस्टम में कहाँ पर है और कैसे हमारी धरती घूमती है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना अच्छा लगता है। जैसे ही सनसेट होता है, सूर्य डूब रहा होता है शाम को, है ना, उस टाइम का नज़ारा कितना अच्छा होता है। आसमान में जैसे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, आसमान में थोड़े थोड़े तारे चमकते दिखाई देते हैं ना। शुरू में थोड़े थोड़े तारे चमकते दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में तारों की संख्या बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि हम उनको गिन नहीं सकते हैं। वी कैनॉट काउंट दैम। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। तो फर्स्ट पैरे में हाईलाइटेड पोर्शन के बाद हम पढ़ रहे हैं, पिंक से हाईलाइट यहाँ ख़त्म हो रहा है 3 लाइनों के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आसमान फिर थोड़े टाइम के बाद इतने ज़्यादा तारे आ जाते हैं मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब कुछ तारे जो हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और कुछ सिर्फ दिखाई देते हैं, इतने मतलब वो टिमटिमाते नहीं हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के साथ समान चमकते हैं। जैसे चंद्रमा की सिर्फ हमें लाइट दिखती है ना, लेकिन चमकते हुए नहीं दिखता है ना। और बाकी स्टार्स जो हैं ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं, है ना। आगे चलते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हाईलाइट। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात जहाँ पूर्णिमा होती है, ठीक है। तो पूर्णिमा वाली रात आपको फुल मून दिखता है। तो महीने में फुल मून 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, हम आगे इधर से पढ़ रहे हैं, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको
इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो हम सेकंड पैरा पढ़ रहे हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो हम दिन में सारी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य की जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और हमें जो दूसरे चमकीले जैसे तारे हैं, है ना, चांद है, वो नहीं दिखाई देता क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये कैसे नहीं दिखाई देता, इसको हम एक एक्टिविटी से भी समझेंगे। साइड पे टेबल है, टेबल नहीं एक बॉक्स है, बॉक्स में आप देखेंगे स्टेप दिए गए हैं आपको। उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको भी एक एक्टिविटी करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, अभी पढ़ेंगे इसको। पहले एक्टिविटी पे चलते हैं। साइड पे मैंने टिक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी, आपको क्या क्या चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। आपको आवश्यकता होगी एक टार्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। ये चीज़ें आपको चाहिए, ये चीज़ें आप अपने पास रखेंगे। फिर उसके बाद पहली स्टेज क्या होगी, पहला चरण, कागज़ के मध्य में टार्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा हो। आपको कागज़ को कांच के साथ चिपका कर रखना है, प्लेन कागज़, ठीक है। दूसरा स्टेप है, आप अब कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कांच के चारों ओर आपको लाइन खींचनी है, वृत्त खींचना है। कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब आपने सुई से छोटे छोटे छेद करने हैं कागज़ को। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टार्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। अब आपने कागज़ तो ऑलरेडी लगा हुआ है, अब रबर बैंड लगा देना है, ठीक है। ध्यान रखें कि टार्च के स्विच कागज़ के बाहर रहें। अब टार्च के स्विच को भी कवर नहीं कर लेना आपने, टार्च का स्विच बाहर ही रहना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, 6 स्टेप क्या होगा आपका, अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टार्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखोगे। तो अब आप लाइट जलाओगे टार्च की और आपने छेद किए हुए हैं और आप कमरे में पूरा अंधेरा कर देंगे। अब टार्च को जगाएंगे, आपको दिखेगा कि दीवार पर छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे रात में तारे चमकते हैं। तो अंधेरे में वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब 7वां क्या स्टेप है, अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। अब फिर से लाइट ऑन कर देंगे आप। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। टार्च को जगी ही रहने देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जो आपको अंधेरे में वो दिख रहे थे, छोटे छोटे डॉट्स, छोटे छोटे जो बिंदु थे लाइट के, वो दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही लाइट जला दी आपने तो वो अदृश्य हो गए। आप अब 8 स्टेप है, आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो ऐसा ही बच्चों क्या ऐसा ही होता है जब सूर्य जो है, दिन को सूर्य होता है और सभी तारे और चंद्रमा जो है वो दिखाई नहीं देते, है ना, अदृश्य हो जाते हैं। तो यही कारण है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि दिन को तारे और चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देते, है ना। अब आगे पैरा पे चलते हैं। 3rd पैरा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, है ना। सन हो गया, मून हो गए और स्टार्स, ये जो रात में चमकती हैं, ये सारी चीज़ें जो भी चमकने वाली, इनको खगोलीय पिंड कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए सेलेस्टियल बॉडी क्या है, तो आप कहेंगे कि जो भी चमकने वाली ये वस्तु हैं इनको खगोलीय पिंड कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। अगले पैरा पे चलेंगे। लाइट ब्लू में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सभी देखेंगे इधर, ध्यान देंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है।
जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य जो है, सन है जो, वो भी एक स्टार है। तो आपको आज पता चला कि सूर्य भी एक स्टार है। तो जो स्टार्स होते हैं कुछ, ये अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश छोड़ते हैं। तो इससे हीट होती है इनके पास अपनी, और लाइट होती है। कुछ खगोलीय पिंड जो हैं बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये खगोलीय पिंड, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, ये स्टार्स वगैरह या ये सभी चीज़ें, ये किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। हीट और लाइट इनकी अपने पास होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, है ना। तो जो सन है ये भी एक स्टार ही है। तो ये बहुत ज़्यादा हीट जो है उत्सर्जित करता है, बहुत ज़्यादा हीट एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। अब आगे चलेंगे, हम ऊपर पढ़ रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया है ब्लू से, सभी देख सकते हैं, ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो अभी इनकी हीट भी होती है, लाइट भी होती है, लेकिन ये हमारे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, है ना। अनगिनत तारे हैं, कितने दूर दूर होते हैं ये, इसीलिए तो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, है ना। कोई भी चीज़ हमसे दूर होगी तो हमें वो छोटी ही दिखाई देगी। तो ये दूर होने के कारण इनकी ऊष्मा या प्रकाश, ऊष्मा जैसे मैंने आपको बताया हीट होती है, प्रकाश लाइट होता है ना। तो आप इसको महसूस नहीं कर सकते, इनकी हीट और लाइट जो है धरती पर नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी देखे जा सकते हैं। ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पैरा पे चलेंगे। अब आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। तो अब हम जैसे नेक्स्ट पैरा पढ़ रहे हैं, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। जब हम नीचे से देखते हैं ऊपर आसमान में, जहाज़ कितना छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन होता तो बहुत बड़ा है ना। तो इसीलिए हमें जो तारे हैं, बेशक ये बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर हैं तारों से, है ना। अब कितने कितने हम दूर हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखिए पैरा, इधर पिंक पिंक दिख रहा है आपको, पैरा हाईलाइट किया हुआ। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब जब रात को आप आसमान को देखते हो तो आपको दिखता है ना, कई कैसी भी आप उसमें शेप, पिक्चर्स बना सकते हो आपकी आंखें देख के, कि इन तारों को जोड़ के कैसी पिक्चर बन रही है ना। तो ये हम देख सकते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, यानी कि कॉन्स्टेलेशन इंग्लिश में बोलते हैं हम, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो नक्षत्र मंडलों को भी अपना अपना नाम दिया गया है। जो भी विभिन्न विभिन्न आकृतियों के जहाँ अलग अलग एक ग्रुप हैं स्टार्स के, तो उनको हमने नाम दिया है ना। बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। तो सप्तऋषि जो है एक नक्षत्र मंडल ही है, जिसको हमने सप्तऋषि का नाम दिया है। सप्तऋषि मतलब, सप्त का मतलब होता है सात, सात, और ऋषि का मतलब होता है संत, है ना। तो 7 स्टार कुछ ऐसा हमें आसमान में दिखता है, उसको हम सप्तऋषि कहते हैं। ये 7 तारों का समूह है। कितने तारे हैं? सप्त का मतलब 7, 7 तारों का समूह सप्तऋषि है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। नक्षत्र मंडल कॉन्स्टेलेशन किसका भाग है? ये अर्सा मेजर का। चित्र में भी आप देख सकते हैं, जैसे अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में, नेक्स्ट पैरा पे हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है।
तो उत्तर दिशा में कौन सा तारा दिखता है? ध्रुव तारा दिखता है। इसको हम इंग्लिश में पोल स्टार कहते हैं, ठीक है। ध्रुव तारा कहते हैं इसे। और ये नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है, उत्तर डायरेक्शन में दिखता है, उत्तर दिशा में दिखता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो सप्तऋषि एक कॉन्स्टेलेशन ही है और एक इसमें तारों का समूह रहता है और उन तारों के समूहों की सहायता से हम ध्रुव तारे को देख सकते हैं। इसको धरती से देखा जा सकता है। तो कैसे देखना है ध्रुव तारे को, ये यहाँ पे साइड पे पिक्चर है, इसको मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अभी। इस पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइड पे एक लड़की खड़ी है, वो देख रही है ना, ध्रुव तारे को देख पा रही है ना। तो कैसे देख पा रही है? स्टार्स की लाइन बना रही है और नॉर्थ में ध्रुव तारे को देखा जा सकता है, जिसको हम पोल स्टार कहते हैं। तो पोल स्टार को हम देख सकते हैं धरती पर से, पृथ्वी पर से, इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन का भी पता चल जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, उत्तरी दिशा कौन सी है। हम यहाँ पे हाईलाइट पोर्शन में पढ़ सकते हैं आप बच्चे, ठीक है। साथ में पढ़ेंगे साथ में। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स होते हैं जो ये दूसरों से अपनी रोशनी लेते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। तो ग्रीक भाषा जो है वो, उससे ये वर्ड निकला हुआ है प्लैनेट, ठीक है, शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो प्लैनेट्स जो होते हैं, ग्रह जो हैं, ये इसका अर्थ क्या होता है? ये चारों तरफ घूमने वाले होते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं ये। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। तो धरती जो, पृथ्वी जो अर्थ है, इस पर हम रहते हैं, ये भी एक ग्रह है, क्योंकि ये भी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो सारा जो लाइट है, जहाँ हीट है, ये कहाँ से मिलता है? सूर्य से प्राप्त होता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो आपने जैसे पढ़ा, सूर्य क्या है? एक स्टार है, एक तारा है। तो हमें जो धरती पर जो हीट मिलती है, लाइट मिलती है, ये सूर्य की वजह से मिलती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर पृथ्वी को, जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा दिखता है ना हमें रात को, वैसे ही हम चंद्रमा से देखें तो धरती भी जो है वो चंद्रमा की तरह ही चमकती प्रतीत होगी, अगर हम चंद्रमा से धरती को देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले साइड पे कुछ रोचक तथ्य, एक छोटा सा बॉक्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ रोचक तथ्य यहाँ पे पढ़ेंगे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर शल्य हैं। शल्य क्या होते हैं? रिंग्स होती हैं, ठीक है। बृहस्पति, जुपिटर, शनि जिसको हम सैटर्न बोलते हैं, तथा यूरेनस के चारों ओर शल्य हैं, रिंग्स हैं। ये शल्य विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। तो जो डैब्रिस जो स्पेस में होता है, उससे बन जाती हैं ये रिंग्स, ठीक है। पृथ्वी से इन शल्यों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगर हमारे पास शक्तिशाली दूरबीन हो, टेलीस्कोप हो, पावरफुल टेलीस्कोप, तो उससे हम इन रिंग्स को हम देख सकते हैं। तो सामने आपके पिक्चर है, आप सोलर सिस्टम देख सकते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी कहाँ पर है वो भी हम देखेंगे। तो जैसे ये सारे ग्रह हैं, ये गोल गोल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सूर्य की चारों तरफ घूम रहे हैं। तो सबसे सेंटर में क्या है? सूर्य है, ठीक है। सबसे पहले सेंटर में सूर्य है, आप देख सकते हो जैसे सूर्य, ठीक है। सन है, तो सन की दूसरी इसमें आता है मरकरी। तो मरकरी पास हो गया सन के, है ना। तो मरकरी के बाद आता है वीनस, तो वीनस आ गया। उसके बाद आता है अर्थ, पृथ्वी आती है ना। उसके बाद मार्स आता है, मंगल आता है। उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाती है। नेक्स्ट आप देख रहे हो जुपिटर, और साथ में इनकी दिया गया है कि ये कितने कितने दूर हैं, कितने मिलियन किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। साथ साथ में ये इनकी वो भी दी हुई है, दूरी भी दी हुई है, कितनी दूर है। उसके बाद आता है सैटर्न, नेक्स्ट यूरेनस आता है, उस लास्ट में आता है नेपच्यून। तो
कितने ग्रह हो गए, ये कितने प्लैनेट्स हो गए, यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट सर्कल से शुरू करेंगे। मरकरी 1, वीनस 2, अर्थ 3, मार्स 4, जुपिटर 5, सैटर्न 6, यूरेनस 7 एंड नेपट्यून 8। तो कितने ग्रह हैं टोटल? टोटल 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं। तो कौन सा जो ग्रह है सूर्य के एक परिक्रमा करने के लिए, एक राउंड लगाने के लिए कितने दिन लेता है, वो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। जैसे बुध है, ठीक है, ये सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है वो लिखा हुआ है। ऐसे ही पृथ्वी, अर्थ कितना टाइम लेती है? अर्थ की परिक्रमा 365 दिन की होती है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती हैं और अपने अक्ष पर एक घूर्णन एक दिन में अपने अक्ष पे ही, अपनी ही एक्सिस पे घूमने के लिए एक दिन लेती है, ठीक है। दिन रात होते हैं उसकी वजह से। और 365 दिन जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने में लेती है। मौसम भी बदलते हैं उसकी वजह से। तो इस तरह से सब दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन, आप एनसीईआरटी बुक में देख भी सकते हो। तो प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमने नहीं अभी पढ़ा है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, पार्ट 3, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ मैंने, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, उसमें लिखा हुआ है कि सूर्य से कौन सा ग्रह कितनी कितनी दूरी पर है। तो आप लिख सकते हैं, आपको लिस्ट जैसी बनानी है, कौन सा ग्रह, कौन सा प्लैनेट जो है सूर्य से, सन से कितना दूर है, वो आप लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ में आपको जो भी एक्टिविटी दी हुई है वो एक्टिविटी भी आपको करनी है। आज आप इतना ही करेंगे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।